सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th के अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। खाद्य का मतलब है सभी चीज़ें जिनको हम यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो यहाँ बात हो रही है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब ये है कि सभी लोगों के पास भोजन की उपलब्धता हो, उसकी पहुँच हो और वह मतलब सामर्थ्य हो उस भोजन को ख़रीदने में। अगर देखा जाए सामान्य तौर पे एक गरीब आदमी ही सबसे ज़्यादा परेशान होता है किसी भी चीज़ों को ख़रीदने से, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ही हम कह सकते हैं खाद्य की सुरक्षा जो है ना वो सुनिश्चित नहीं होती, या वो गरीब आदमी बहुत उसके लिए क्या होता है डिफ़िकल्ट होता है अपना भोजन इकट्ठा कर पाना, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे सरकार इसका वितरण कैसे करती है, यानी कि राशन जो है वो कैसे बांटती है। आप देखा होगा आपने भी कि राशन की दुकान पे बड़े सस्ते दाम पर जो गरीब लोग हैं उनको राशन मिल जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई वो नहीं अफोर्ड कर सकते इतना पैसा, ठीक है, महंगे चावल नहीं खरीद सकते, तो सरकार क्या करती है उनको कम रेट पर आपको वहाँ पर उपलब्ध करा देती है भोजन, ठीक है। अब यहाँ पे खाद्य सुरक्षा है क्या, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि सांस लेने के लिए जैसे कि वायु की ज़रूरत होती है, ठीक है, ऐसे ही व्यक्ति को ज़िंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। और भोजन तो भाई बेसिकली चाहिए, सभी को चाहिए, है ना भोजन, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो यहाँ पे सिर्फ गरीब व्यक्तियों की बात नहीं हो रही कि वहाँ तक ही भोजन पहुँचे, जो अमीर है जो गरीब है, मतलब हर प्रकार के जो लोग हैं किसी भी देश में उसके पास भोजन जो है वो पहुंच पाए। और इसके भोजन पहुंचने के देखिए 3 आयाम हम यहाँ पे देखेंगे। 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है उपलब्धता, दूसरा है पहुंच और तीसरा है सामर्थ्य, ठीक है। तो उपलब्धता में क्या आएगा, देश में ही खाद्य उत्पादन, बिल्कुल। तो जितनी भी चीज़ें हों कि देश के अंदर उगाई जाएँ, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बाहर से अफोर्ड सारी चीज़ों को तो नहीं कर सकते, हमें खुद भी उगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारी जो खाद्य सुरक्षा है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। इसी के साथ लिखा है आयात। आयात में यानी कि देखो कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो हमारे देश में ना उग सके, ठीक है, उनको हम प्रोड्यूस ना कर पाएँ तो उसको हम बाहर से भी मंगवा सकते हैं। और थर्ड यहाँ पे दे रखा सरकारी गोदामों में अनाज, बिल्कुल ये क्या है, स्टॉक करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी जैसे कि देखा था लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन में क्या हुआ था कि गोदाम जो थे उनकी वजह से ही जो गरीब लोग थे उनको राशन पानी मिल पाया, ठीक है। तो सरकारी गोदामों का होना भी ज़रूरी है कि इमरजेंसी के समय में उन गोदामों का इस्तेमाल हो सके। मान लीजिए किसी समय फसल ख़राब हो गई, तो फसल ख़राब हो गई तो अब तो अनाज की कमी हो जाएगी। ऐसे में क्या यूज़ होगा, सरकारी गोदाम के जो अनाज होते हैं वो उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है कि उपलब्धता में क्या आ गया, देश में ही उत्पादन, खाद्य उत्पादन हो पहला, दूसरा है आयात हो, ठीक है, तीसरा है सरकारी गोदामों में अनाज, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पहुँच की। इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति तक अनाज की पहुँच बनी रहे, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब कि व्यक्ति कम से कम इतना सक्षम हो कि वह अपने लिए भोजन को इकट्ठा कर पाए, खरीद पाए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त खाद्य हो, बिल्कुल, कि जितने भी लोग हैं उतना मतलब खाद्य पदार्थ हो। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उसके बाद भोजन कैसे डिसाइड होगा कि सफिशिएंट है कि नहीं है, तो ये डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट इस पे काम करती है। इसके बाद हम बात करेंगे उचित गुणवत्ता वाले खाद्य को खरीदने की सामर्थ्य, बिल्कुल, कि एक गरीब से गरीब इंसान भी अच्छा भोजन जो है वो खरीद पाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सड़े गले जो चावल हैं वही बस उनके पास पहुँचे, या ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। इसके बाद हम बात करेंगे खाद्य की पहुँच पर कोई अवरोध नहीं है, कि व्यक्ति जो खाने की चीज़ें जो होती हैं उनको खरीद सकता है बड़े आसानी से, और यहाँ पे कोई रोका नहीं जाएगा, चाहे उसके मतलब वो सक्षम है तो खरीद सकता है, चाहे महंगी चीज़ें हों चाहे सस्ती चीज़ें हों, इस पे कोई अवरोध नहीं है, कोई मतलब रोक टोक नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये सामर्थ्य वाला भी पॉइंट समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। तो अब ये प्रश्न बनता है कि खाद्य सुरक्षा क्यों, या क्या ज़रूरत है खाद्य को सुरक्षित रखने की। तो अगर देखा जाए गरीब आदमी कभी भी खाद्य से असुरक्षित हो सकता है, क्योंकि वो बेचारा पूरे दिन मेहनत करता है, ठीक है, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा पाए, ठीक है, शाम का भोजन इकट्ठा कर पाए। लेकिन अमीर आदमी के लिए तो बड़ा आसान है, ठीक है, खाद्य को पाना। लेकिन फिर भी खाद्य सुरक्षा ज़रूरी इसीलिए है कि मान लीजिए अगर किसी देश में भूकंप आ जाए, ठीक है, या कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, सूखा पड़ जाए, या किसी वर्ष फसल जो है ख़राब हो जाए, तो ऐसे में गरीब और अमीर दोनों एक लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों को ही भोजन की आवश्यकता है।
अब यहाँ पे अमीर के पास, अब देखो आपदा में पैसे तो समझ रहे हो ना, पैसे भी यहाँ पर अब उसके पास नहीं रहे। ऐसी कंडीशन में अब दोनों के लिए क्या चाहिए, भोजन की नीड है। तो ऐसे में सरकारी जो खाद्यान्न होते हैं, जो स्टॉक्स जो होते हैं, वो अब यहाँ पे काम आएंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि खाद्य सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे दे रखा है कि किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। तो पहले हम यहाँ पे समझना है कि किसी भी आपदा में जो उपज होती है, पैदावार होती है, वो डाउन हो जाती है, वो गिर जाती है। और ऐसे में होता क्या है कि जब देखिए चीज़ों मतलब खाद्य पदार्थ की जब कमी हो जाएगी तो वो महंगे दाम पर बिकेगी मार्केट के अंदर, और महंगे दाम पर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। खासकर जो बहुत गरीब इंसान है तो वो क्या कर पाएगा, वो बेचारा भूखे भी रहेगा, ठीक है। और ऐसे में वो स्थिति बन जाती है कि ऐसे बहुत से लोग जो गरीबी झेल रहे हैं, गरीबी में हैं, ठीक है, अब वो भुखमरी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और वो भुखमरी से भी आगे चल के अगर इस बड़ा स्तर ले लिया अगर भुखमरी ने, तो इसको हम बोलते हैं अकाल। क्या बोलते हैं, अकाल। तो भुखमरी से अकाल आ जाना, तो ये स्थिति बहुत ही गंभीर बन जाती है किसी भी देश के लिए। अब यहाँ पे दो प्रकार की भुखमरी दे रखी है। पहला है मौसमी भुखमरी और दूसरा है दीर्घकालीन भुखमरी। तो हम पहला पढ़ लेते हैं मौसमी भुखमरी। जब खेतों में फसल पकने और फसल कटने के 4 महीने तक कोई काम नहीं होता तो मौसमी भुखमरी की स्थिति पैदा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जब खेतों में फसल जैसे पक गई, ठीक है, और यह कटने के जो 4 महीने जब इनके पास, किसानों के पास जब काम नहीं होता, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, भुखमरी की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि इनके पास सामर्थ्य नहीं है उन चीज़ों को खरीदने के लिए। तो भुखमरी एक बहुत ही बड़ी समस्या अगर देखा जाए। और भारत में एक भयानक अकाल पड़ा था, ठीक है, और ये पड़ा था 1943 में, यानी कि 1943 में, ठीक है। और ये बंगाल का अकाल कहलाया और इसमें 30 लोग मारे गए। सिर्फ किस वजह से, भुखमरी की वजह से, अकाल पड़ने की वजह से। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको पढ़ते हैं। क्या आपको मालूम है कि बंगाल में अकाल से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुए? चावल की कीमतें में भारी वृद्धि से खेतीहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए और इस अकाल में सबसे अधिक वही मरे, ठीक है। तो अगर देखा जाए गरीब इंसान जो था भुखमरी में बेचारा मारा गया। क्यों मारा गया, ऐसा कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बंगाल का जो अकाल था चावल की कमी के कारण हुआ था, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं भाई देखो चावल या गेहूं पर ही डिपेंड होते हैं, ठीक है, उनसे उनका पेट भरता है। और अगर इनकी ही कमी हो जाएगी तो किसी भी देश में क्या होगा, भुखमरी आएगी, ठीक है। मेन कोर्स तो यही है ना, मेन कोर्स में व्यक्ति यही खाता है, चावल हो गया, आटा हो गया, ठीक है, रोटी हो गई, यही सब चीज़ें मेन हो गई। तो इनमें अगर कमी आ गई तो क्या होगा, यहाँ पर व्यक्ति भुखमरी अकाल से मरेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, इसमें दे रखा है 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव ज़िले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार। बिल्कुल देखिए भुखमरी से इतना पीड़ित है, एक तरीके से चित्र में दिखाया गया है। और हालात तो इससे भी बदतर हो सकते हो उस समय तो, ठीक है, कि व्यक्ति जो है अपना गांव छोड़ के जा रहा है, बंगाल छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो विस्थापन हो रहा है, क्यों, ताकि उसको रोज़गार मिल पाए कहीं और जब जाएगा और अपने बाल बच्चों का वो पोषण कर पाएगा, ठीक है, भरण पोषण कर पाएगा। तो अगला टॉपिक है खाद्य सुरक्षा क्यों और कब। तो पहला यहाँ पर प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़ आदि के समय कुल उपज में गिरावट। बिल्कुल, अगर देखा जाए अकाल क्यों पड़ता है, भुखमरी क्यों होती है, तो सूखा जब पड़ता है, बाढ़ आती है, ऐसे में क्या होता है कि फसलें जो है उनकी उपज जो है गिर जाती है, फसल की पैदावार जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में भुखमरी आएगी, नेचुरल सी बात है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, तो पहले आ गया देखिए बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, ऐसे में पैदावार कम हो गई, और जब कम हो गई तो खाद्य, अब यहाँ पे क्या हो, खाद्य पदार्थ कम हो चुका है और उनकी कीमत क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी तो थर्ड पॉइंट में देखिए कीमतें बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों का अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर हो जाना। कि देखिए पहला आ गया भूकंप, मतलब पहले आ गया बाढ़ आया, सूखा आ गया, ऐसे में पैदावार कम हुई। सेकंड नंबर पे कीमतें बढ़ गई, और थर्ड नंबर पे जब कीमत बढ़ेगी तो इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, खासकर गरीब लोग तो बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर पाते। तो ये जो है ना, ये कारण बन जाता है भुखमरी का। और जब भुखमरी बनेगी और लंबे समय तक जब भुखमरी चलती है तो ये बदल जाता है अकाल में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सर्वाधिक खाद्य असुरक्षित।
यानी कि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कौन है असुरक्षित, ठीक है। तो गांव, भूमिहीन, पारंपरिक, दस्तकार, कामगार आदि। तो ये जितने लोग हैं जो भूमिहीन किसान हैं, ठीक है, जो पारंपरिक काम कर रहे हैं, चाहे वो ठीक है मटके बनाने वाले, ठीक है, कुम्हार हो, ठीक है, कामगार हों, हस्तशिल्पकार हों, ठीक है, ऐसे बहुत से लोग जो बेचारे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, वो क्या है, सर्वाधिक खाद्य असुरक्षित कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद शहर, कम वेतन वाले, शहरों में भी हैं बहुत से ऐसे लोग जो कम वेतन पे काम कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अनियमित श्रम बाज़ार में, ठीक है, जिनकी भाई कोई डिसाइड नहीं है, एक दिन काम मिला, अगले दिन काम कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ऐसे लोग भी हैं काम करने वाले, ठीक है। मौसमी कार्य करने वाले, कुछ ऐसे सीजनल काम करते हैं, सीजन तक काम करते हैं, तो भाई बहुत ऐसे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, असुरक्षित कैटेगरी में आ जाते हैं, खाद्य असुरक्षित कैटेगरी में, ठीक है। इसके बाद है सामाजिक संरचना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति। तो ये भी भाई अगर देखा माइनॉरिटी में अगर देखा जाए SC ST OBC, तो भाई इनको भी ज़रूरत है कि इनको बढ़ावा मिले खाद्य पदार्थों में, क्योंकि भाई शुरू से इनका दमन किया गया है, शोषण किया गया है, तो इनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने कुछ विशेष कदम उठाए हैं, जैसे कि बफर स्टॉक, जैसे कि आपने सुना होगा FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है कि इनको सस्ते दाम पर, जो चावल मार्केट में महंगे दाम पर मिल रहा है, ये जो गेहूँ अगर हम बाहर से खरीदेंगे, ठीक है, तो महंगे दाम पर मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि इनको सस्ते दाम पर गरीब लोगों तक, जिनके पास राशन कार्ड होते हैं, ठीक है, ये जो बिलो पे पॉवर्टी लाइन जो आते हैं, तो उनको क्या करती है, सस्ते दाम पर अनाज जो है मुहैया कराते हैं, ठीक है, उपलब्ध कराते हैं। तो इसके देखिए बफर स्टॉक के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत खाद्य निगम यानी कि FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, के माध्य से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। तो भाई सरकारी जो भंडार होता है ना, वो कहाँ पर होता है, FCI में होगा, ठीक है, और ये वितरण करते हैं यहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। तो भारत खाद्य निगम FCI द्वारा अधिप्राप्त अनाज को विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। कहने का मतलब ये कि आपको पता है FCI जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इनके पास जो राशन आता है, ठीक है, तो ये जो दुकानें होती हैं, जगह जगह पे क्या राशन की दुकानें होती हैं, और इन राशन की दुकानों से ही गरीब जो इंसान होता है, ठीक है, और जिनके पास राशन कार्ड होते हैं, तो उनको वो क्या करता है, राशन वगैरह मिल जाता है, बड़े आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे राशन कार्ड के प्रकार की। तो अंत्योदय कार्ड, जो कि निर्धनों में भी, निर्धन लोगों के पास होता है, तो जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है उसके पास ये वाला कार्ड होगा। इसके बाद है BPL, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। इसमें जो निर्धनता रेखा के नीचे जो आते हैं, ऐसे लोग जो निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं, तो उनके पास BPL कार्ड होता है, ठीक है। इसके बाद है APL, अन्य लोगों के लिए, ठीक है, नॉर्मली जो लोग होते हैं उनके पास APL कार्ड हो जाते हैं, ठीक है, लोगों को मतलब पहुंचाते हैं ये लोग, ठीक है। शॉप्स होती हैं इनकी, ठीक है, राशन की दुकानें होती हैं, सबको पता होगा, ठीक है। किसानों को पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं, जिसे न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है, और जो जहाँ से ये अनाज आ रहा है, ठीक है, और जो किसान इसकी पैदावार करते हैं, तो उनको एक विशेष राशि पहले से जो कह दी जाती है कि आपको इतना में डील होगा, मतलब तो वो उनको मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद है समाज के गरीब वर्गों में बाज़ार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, जिसे निर्गम कीमत कहा जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो नॉर्मली क्या कर रहे हैं कि बाज़ार से बहुत कम सस्ते दाम पर व्यक्ति को अनाज दिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे सहकारी समितियों की, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा में इनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। अगर हम बात करें सहकारी समितियां हैं क्या, तो बेसिकली कॉपरेशन होता है, जो कि बहुत से लोगों का इसमें योगदान होता है, बहुत से लोग मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, समाज सेवा करते हैं, ठीक है, और तब जाके ये जो है सहकारी समितियां रन होती हैं, और इनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं। बाकी कंपेयर अगर हम दूसरी चीज़ों करें तो इनके
जो चीज़ें होती है ना, मतलब गुणवत्ता में भी अच्छी होती है, क्वालिटी में भी अच्छी होती है और काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका क्या है? तो भारत में सहकारी समितियां खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जैसे कि तमिलनाडु में राशन की दुकानें हो गई, दिल्ली में मदर डेयरी हो गया, गुजरात में अमूल हो गया। तो ये क्या है ना, बिल्कुल सफल सहकारी समितियां हैं। और अगर हम अमूल की बात कर लो, आप कितने समय से चला आ रहा है, ठीक है, और कितना लोगों को कितना रोज़गार देता है, इसके साथ कितना एक क्वालिटी भी मैटर करती है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर कोई प्रमोशन के लिए पैसे तो नहीं मिले, बट फिर भी मैं आप बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये सहकारी समितियाँ हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा से समझ आ गया होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि आप इतना प्यार दिखा रहे हैं और हमारे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, ऐसे ही बस अपना प्यार दिखाते रहिए, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए भाई। मुझे बहुत खुशी मिलती है आपके कमेंट के द्वारा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।